तो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज का परिचय प्राप्त करेंगे। तो चतुर्भुज की जो परिभाषा है वो उसके शब्दों में ही छुपा हुआ है। जैसे हिंदी में चतुर्भुज शब्द का जो निर्माण हुआ है दो शब्दों से हुआ है, उनमें से एक शब्द चतु और दूसरा शब्द भुज के रूप में। तो चतु जोड़ भुज इनसे बना कौन सा शब्द है? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। अब इसमें से ये जानना है चतु का अर्थ क्या होता है। तो हिंदी में चतु का सरल शाब्दिक अर्थ होता है चार और भुज का अर्थ होता है भुजाएं कहें या फिर अंग्रेजी में जिसको हम लोग साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चतुर्भुज का डेफिनेशन या जो परिभाषा है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। और वह परिभाषा या डेफिनेशन है चार भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कुछ आप ऐसा भी कर सकते हो कि वह बहुभुज जिसमें चार भुजाएं क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो चार भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग चार भुजाओं वाला एक बहुभुज का निर्माण कर लेते हैं। इस आकृति को गौर से देखें। ये जो आकृति है इसमें चार भुजाएं प्रयुक्त हुई है। उसमें पहली भुजा ए बी या बी ए को ले सकते हो, दूसरी भुजा बी सी या सी डी को ले सकते हो, तीसरी भुजा सी डी या डी सी को ले सकते हो और चौथी भुजा डी ए या ए डी को ले सकते हो। ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई और ये चौथी भुजा हो गई। तो चूंकि ये चार भुजाओं से बना बहुभुज है इसलिए हम लोग इसको चतुर्भुज की एक आकृति मान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चतुर्भुज का दूसरा उदाहरण और से ले सकते हो। जैसे यहाँ पर पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। इस आकृति में भी देख लीजिए, यदि हम लोग इस आकृति का नामकरण पी क्यू आर एस के रूप में कर दें तो इस आकृति में भी देखिए चार भुजाएं प्रयुक्त हुई है। उसमें पहली भुजा पी क्यू या क्यू पी के रूप में है, दूसरी भुजा क्यू आर या आर क्यू के रूप में है, तीसरी भुजा आर एस या एस आर के रूप में है, चौथी भुजा एस पी या पी एस के रूप में है। इसमें भी चार भुजाएं प्रयुक्त हो गई है। तो इसके चलते हम लोग इस बहुभुज को किस नाम से जानेंगे? चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। चतुर्भुज के और भी आकृति बना सकते हैं। जैसे ध्यान दोगे यहाँ पर पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। ठीक है, चार भुजाओं को लेकर हमने एक बहुभुज का निर्माण किया। याद रखोगे चार भुजाएं लेने मात्र से नहीं होगा, उसमें बहुभुज के 5 शर्तों का पूरा पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखोगे कि एक चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं। वो चार भुजाएं कौन कौन सी है? मान के चलिए जे के भुजा, के एल भुजा, एल एम भुजा एंड एम जे भुजा। ठीक है, पहली भुजा जे को मान लीजिए, दूसरी भुजा के एल को मान लीजिए, तीसरी भुजा एल एम को मान लीजिए और चौथी भुजा एम जे को मान लीजिए। तो इसमें चार भुजाएं हो गई, इसलिए यह भी चतुर्भुज के उदाहरण हो गए। तो ये बहुत सारे चतुर्भुज का निर्माण आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। एक चतुर्भुज में कितने भाग होते हैं? तो जैसे कि आप लोग त्रिभुज में जानते हो कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष बिंदु होते हैं और तीन अंतकोण होते हैं। कुल मिलाकर 3 + 3 + 3 9 भाग या 9 अंक होते हैं। एक चतुर्भुज के मामले में अगर ऐसा सोचा जाए तो एक चतुर्भुज की जो मूल आकृति बनती है, चाहे किसी भी प्रकार का चतुर्भुज आप ले लेंगे, तो एक चतुर्भुज की मूल आकृति में आप क्या पाएंगे? चार भुजाएं पाएंगे, चार शीर्ष बिंदु पाएंगे और चार अंतकोण पाएंगे। जैसे इस आकृति में चार भुजाएं कौन कौन सी है? तो उसमें पहली भुजा ए बी या बी ए के रूप में है, दूसरी भुजा बी सी या सी डी के रूप में है, तीसरी भुजा सी डी या डी सी के रूप में है और चौथी भुजा डी ए या ए डी के रूप में है। तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई? चार भुजाएं हो गई, 4 साइड्स हो गया। आप देखोगे ये चतुर्भुज की मूल आकृति है। तो चतुर्भुज की इस मूल आकृति में शीर्षों की संख्या गिने तो शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी और शीर्ष बिंदु डी। तो इसमें चार शीर्ष बिंदु ही हो गए या 4 वर्टेक्सेस हो गए। अब रही बात है इसके अंतकोणों की। कोण कहने का अर्थ होता है अंतकोण या इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये चतुर्भुज की मूल आकृति में आप क्या देख रहे हैं? उसके अभ्यंतर में कोण ए, कोण बी, कोण सी एंड कोण डी, चार अंतकोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे चार कोण बन रहे हैं कि चार अंतकोण बन रहे हैं। लेकिन क्या जानते हैं, कोई कहेंगे तो चार बहिष्कोण भी बनेंगे। हालांकि बनेंगे चार बहिष्कोण, लेकिन मूल आकृति में बताइए बहिष्कोण बना है क्या? नहीं बना है। बहिष्कोण का निर्माण तो तब होगा ना जब इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को किसी एक दिशा में, चाहे वो घड़ी के सुई की घूर्णन की दिशा में हो, चाहे घड़ी की सुई की घूर्णन की विपरीत दिशा में हो, उनको आगे बढ़ाएंगे तब तो बहिष्कोण का निर्माण होगा। लेकिन यदि हम लोग भुजाओं को आगे न बढ़ाएं तो चतुर्भुज की मूल आकृति तो बन गई है, इस मूल आकृति में बहिष्कोण तो नहीं दिख रहा। इसलिए किसी भी बहुभुज में जब अंग या भागों की गिनती होती है उसमें बहिष्कोण को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो चतुर्भुज में भी यहाँ बहिष्कोणों की गिनती नहीं होगी, अंतकोणों की गिनती होगी। तो इस प्रकार से इसमें चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण हो गए। कुल मिलाकर इसमें
12 भाग हो गए या फिर अंग हो गए। इस अब रही बात चतुर्भुजों के कोण के माप के विषय में, तो चतुर्भुज के चारों अंतकोण, इसमें देखिए अंतकोण भी बनते हैं और अगर भुजाओं को आगे बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण भी बनेंगे। तो पहले हम लोग अंतकोणों की बात कर लेते हैं। तो चतुर्भुज में अंतकोणों की संख्या कितनी होती है, अभी अभी आप लोग गिने, है ना। एक चतुर्भुज में 4 अंतकोण होते हैं, इसमें भी 4 अंतकोण है, आप देख लेंगे इसमें भी 4 अंतकोण है। इस मूल आकृति में भी देखिए 4 अंतकोण बने हुए हैं। तो प्रत्येक अंतकोण की कुछ तो माप या मेजर्स हो। तो एक चतुर्भुज के चारों जो है अंतकोणों को अगर हम माप लें और उन्हें अगर परस्पर जोड़ें तो उसका कुल योग क्या होगा, इसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो एक चतुर्भुज के अंतकोणों के मापों का योग होता है, मापों का योग जो होता है वो कितना होता है, वह 360 डिग्री के समान होता है। एक चतुर्भुज के चारों अंतकोणों का योग 360 डिग्री के समान होता है, ठीक है। चाहे वो चतुर्भुज किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसके अंतकोणों का कुल योग 360 डिग्री के समान हो। हम लोग इसके बहिष्कोणों की माप के बारे में अगर सोचें तो याद रखिएगा, एक चतुर्भुज की भुजाओं को किसी एक दिशा में आगे बढ़ाने पर ही बहिष्कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ जो 3 आकृतियां भी आप लोग देख रहे हैं उसमें बहिष्कोण नहीं दिख रहा है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो बहिष्कोण का निर्माण कर सकते हो। तो इस बहिष्कोण का निर्माण कैसे होगा, तो जैसे ये चतुर्भुज एबीसीडी में देख लें, चतुर्भुज एबीसीडी में 4 भुजाएं हैं, एबी भुजा, बीसी भुजा, सीडी भुजा एंड डीए भुजा, ठीक है। तो उनको किसी एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, जैसे ए से बी की ओर आगे बढ़े, बी से फिर सी में जाएं, फिर सी से डी में आए और डी से ए में आए। ये उनकी भुजाओं को इसी दिशा में आगे बढ़ा देंगे, जैसे ए बी भुजा को इधर बढ़ा देंगे बी की ओर, अब बीसी भुजा को बढ़ा देंगे सी की ओर, सीडी भुजा को बढ़ा देंगे डी की ओर, डीए भुजा को बढ़ा देंगे ए की ओर। तो यहाँ पर देखोगे बाहर की तरफ आपके 4 कोण बनने लगेंगे। यहाँ पर पहला कोण बना है, इस जगह पर दूसरा कोण बनने लगा है, यहाँ पर तीसरा कोण है और इस जगह पर चौथा कोण है। तो इस प्रकार से इसमें 4 बहिष्कोण बन गए हैं। तो एक चतुर्भुज के बहिष्कोणों का कुल योग क्या होगा, चतुर्भुजों के बहिष्कोणों का जो कुल योग होता है, बहिष्कोणों का कुल योग वो फिक्स रहता है, ठीक है। बहिष्कोणों का कुल योग वह फिक्स रहता है 360 डिग्री, उसमें किसी तरह के कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुजों के प्रकार में जाएंगे। तो चतुर्भुजों के प्रकार में जाने से पहले हम लोग को चतुर्भुज के विकर्ण समझने पड़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज के विकर्ण या डायगोनल्स क्या होता है, चतुर्भुज के विकर्ण के विषय में हम लोग जाएं उससे पहले हम लोग बहुभुज के विकर्ण की परिभाषा जानते हैं, ठीक है। तो एक बहुभुज का विकर्ण क्या होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज हो। तो त्रिभुज को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी बहुभुज होते हैं उन सभी बहुभुजों में विकर्ण पाया जाता है। तो बहुभुज के किसी भी शीर्ष को उनके आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन मतलब ठीक बायां बगल ठीक दाहिने बगल के शीर्षों को छोड़कर किसी अन्य शीर्ष से जोड़ने वाली सरल रेखाखंड को संबंधित बहुभुज का एक विकर्ण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप चतुर्भुज एबीसीडी को ले लें। तो उदाहरण में चतुर्भुज एबीसीडी आप लोगों को दिख रहा है, तो उनके 4 शीर्ष बिंदु हैं, इनमें से शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी और शीर्ष बिंदु डी। तो कोई भी एक शीर्ष ले लेंगे, जैसे शीर्ष बिंदु ए को ले लेंगे। तो शीर्ष बिंदु ए को अगर ले लेंगे तो शीर्ष बिंदु ए को उनके आसन शीर्ष छोड़कर किसी अन्य शीर्ष से जोड़ने वाले सरल रेखाखंड को ही संबंधित चतुर्भुज का एक विकर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए शीर्ष के ठीक बाएं बगल में कौन सा शीर्ष है, डी शीर्ष है। तो ए को हम लोग डी शीर्ष से नहीं जोड़ सकते हैं, विकर्ण प्राप्त करेंगे। अब ए शीर्ष के ठीक दाहिने बगल में कौन सा शीर्ष है, बी शीर्ष है। तो ए को हम लोग ठीक दाहिने के शीर्ष बी से भी नहीं जोड़ सकते हैं। तो ए शीर्ष को हम लोग शेष अन्य शीर्ष से जोड़े तो बाकी अन्य शीर्ष कौन सा बचता है, सी बचता है, क्योंकि सी शीर्ष जो है वो ए के ठीक बाएं बगल या ठीक दाहिने बगल का शीर्ष नहीं होकर कोई अन्य शीर्ष है। इसलिए ए को जब हम लोग सी से जोड़ देंगे तो जो सरल रेखाखंड या सीधी रेखाखंड प्राप्त होगी हमें ए सी के रूप में कहें या फिर सी ए के रूप में कहें। इसको हम लोग इस चतुर्भुज का एक विकर्ण या डायगोनल कर सकते हैं। तो इसका पहला विकर्ण हो गया ए सी। अब हम लोग इसके दूसरे विकर्ण की चर्चा करेंगे। तो दूसरे विकर्ण कौन सा होगा, तो शीर्ष बिंदु बी को ले लीजिए। ठीक उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कीजिए। तो शीर्ष बिंदु बी के ठीक बाएं बगल का शीर्ष कौन सा है, ए। तो बी को हम ए से नहीं मिला सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो आसन शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, बी शीर्ष के दाहिने बगल का शीर्ष कौन सा है, सी। तो बी को हम लोग सी से भी नहीं मिला सकते हैं। तो शीर्ष बी के लिए शीर्ष ए और शीर्ष सी आसन शीर्ष हो गए। तो हम लोग बी को ए से नहीं मिला सकते, बी को सी से नहीं मिला सकते क्योंकि वे आसन शीर्षों के युग में है। तो उस स्थिति में अन्य शीर्ष के लिए केवल डी बचता है। तो बी को डी से मिलाने वाली जो सरल रेखाखंड होगी बी डी या डीबी के रूप में, तो यह क्या हो जाएगा, इसी चतुर्भुज का एक अन्य विकर्ण हो जाएगा।
तो फाइनली हम लोग क्या देते हैं, एक चतुर्भुज में केवल 2 विकर्ण देख रहे हैं, तो यहाँ पर विकर्ण AC और विकर्ण BD हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे तो उसमें विकर्ण की संख्या जो होगी वो केवल मात्र 2 होगी। ये विकर्ण को हम लोग क्यों समझे, इस चतुर्भुज के विकर्णों की स्थिति देखकर जब हम लोग चतुर्भुज का वर्गीकरण करते हैं तो उस समय विकर्ण की आवश्यकता होती है। तो विकर्ण का कॉन्सेप्ट समझे बगैर हम उस चतुर्भुज का विकर्ण की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चतुर्भुज दिखे, फिर इसी प्रकार से अन्य चतुर्भुज और भी हो सकता है। जैसे इस चतुर्भुज को देख लें, इसमें भी 4 भुजाएं प्रयुक्त हुई है, इसका नामकरण कर देंगे PQRS। 4 भुजाएं प्रयुक्त हुई, इसमें देख लें PQ पहली भुजा है, QR दूसरी भुजा है, RS तीसरी भुजा इसकी और SP इसकी चौथी भुजा। कितनी भुजाएं हो गई, 4 भुजाएं। तो इस बहुभुज में 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजा मतलब बहुभुज होने के कारण हम लोग इसको चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानेंगे। आप देखेंगे कि इसमें अगर 4 भुजाएं हैं तो इसमें विकर्ण कितने होंगे, तो इसमें भी विकर्ण 2 होंगे। अब बताओगे वही विकर्ण कौन कौन से होंगे, तो चलिए हम लोग विकर्ण कीने की कोशिश करते हैं। तो पहला शीर्ष के रूप में P को चुनते हैं, तो P के लिए आसन शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, तो P के ठीक बाएं बगल का जो शीर्ष है वो S है, वो आसन शीर्ष बनेगा। इसके चलते P को हम लोग S से जोड़कर कोई विकर्ण प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, P शीर्ष के दाहिने का शीर्ष कौन सा है, Q, तो P को Q से जोड़कर के हम लोग विकर्ण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो P को किसी अन्य शीर्ष से जोड़ना है, तो अन्य शीर्ष से कैसे जोड़ोगे, तो P के लिए अन्य शीर्ष कौन सा है, S नहीं हो सकता, Q नहीं हो सकता, तो R होगा। तो आप क्या करेंगे, P को R से मिला देंगे, तो P को R से मिलाने वाली जो सरल रेखाखंड होगी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विकर्ण कर सकते हैं। और उस विकर्ण का क्या नाम होगा, उस विकर्ण का नाम हो जाएगा विकर्ण PR कहें या RP कहें। पहला विकर्ण प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे विकर्ण को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग इसी चतुर्भुज के दूसरे शीर्ष Q को चुन लेते हैं। तो Q शीर्ष के लिए ठीक आसन शीर्ष कौन सा बन जाएगा, Q के लिए आसन शीर्ष बन जाएगा P शीर्ष, तो Q को P से नहीं जोड़ सकते हैं, फिर Q को हम लोग R से भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि Q शीर्ष के लिए ये P और R क्या हो जाएंगे, आसन शीर्ष हो जाएंगे। तो इसे किसी अन्य शीर्ष से जोड़ना है, तो अन्य शीर्ष कौन सा है, S, तो Q को S से जोड़ दोगे तो एक विकर्ण प्राप्त होगा, उसका नाम QS कहें या SQ कहें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको 2 विकर्ण प्राप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी 2 विकर्ण प्राप्त कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ही आकृति चतुर्भुजों की आकृति है, फिर भी ये दोनों आकृति में कुछ भिन्नता है। देखोगे इसमें जो है दोनों के दोनों विकर्ण AC विकर्ण और BD विकर्ण, दोनों के दोनों ही विकर्ण देखिए चतुर्भुज ABCD की जो परिसीमा है या बाउंड्री है उनके अंडर में है या उसके अभ्यंतर में है, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग चतुर्भुज देखे PQRS, तो PQRS के जो 2 विकर्ण हैं कौन कौन, PR और QS, क्या वे दोनों के दोनों विकर्ण उसके अभ्यंतर में है क्या, अंदरूनी भाग में है क्या। तो यहाँ देखोगे PQRS नाम का जो चतुर्भुज है इस ड्राइंग में देखिए, उसका पहला विकर्ण जो QS देख रहे हो वह तो इसकी परिसीमा के अंडर में ही है, परंतु उसका जो दूसरा विकर्ण है PR के रूप में, क्या ये PR विकर्ण उसके बाउंड्री के अंडर में है क्या, तो देखिए इसकी बाउंड्री ये बनती है, जबकि PR नाम का जो विकर्ण है वो कहाँ है, उसके बहिर्भाग में स्थित है। तो इसी आधार पर चतुर्भुजों में ये अंतर पैदा हो गया। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, तो वह चतुर्भुज जिनके दोनों ही विकर्ण उसके अभ्यंतर या आंतरिक क्षेत्र में उपलब्ध हो तल चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, उत्तल चतुर्भुज या फिर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और अवतल चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी, तो वह चतुर्भुज जिसका कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में स्थित हो, चाहे एक ही विकर्ण क्यों न हो बहिर्भाग में स्थित होगा, तो उस चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा, अवतल चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखें, PR नाम का जो विकर्ण देख रहे हैं वो उसके बहिर्भाग में स्थित है, इसलिए यह भी चतुर्भुज तो है, लेकिन इस चतुर्भुज का नामकरण हम अवतल चतुर्भुज के रूप में करेंगे या कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के रूप में करेंगे। ठीक है, रही बात उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज के बीच में क्या अंतर है, तो उत्तल चतुर्भुज के दोनों ही विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं और अवतल चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होता है, बस इतने से अंतर है। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को जानना चाहिए कि अवतल चतुर्भुज से रिलेटेड बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग चतुर्भुजों का जब भी वर्गीकरण करते हैं या चतुर्भुजों के प्रकार का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें केवल और केवल उत्तल चतुर्भुजों के ही प्रकार की चर्चा हो रही होती है।